Hello friends, welcome to Current Affair Funda Free Education Revolution. Let us start with the second set of the previous year questions, जो कि इससे पहले जो ईयर्स में जनरल साइंस के सेक्शन में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका अब हम दूसरा सेट स्टार्ट करेंगे. Let us start with the first question. Before starting this question, one thing is that if you have any doubt or if you have जहाँ पे आपको लगता है कि इसका आंसर ठीक नहीं है, so please come up with some reference, जिससे कि हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें और हम आपको बता सकें कि क्या हमारा व्यू है, हमने किस वजह से ये वाला ऑप्शन या हमने वो ऑप्शन किस लिए चूज़ किया था. सो लेट अस स्टार्ट. एडिशन ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट टू अ लेक इज रिफर्ड एज. जब लेक या किसी भी एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, लेक, पॉन्ड या कोई वाटर बॉडी में जब एक्सेसिव अमाउंट में बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट आ जाती है तो उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है. फर्स्ट इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, हीट ब्लूम, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड द थर्मल पॉल्यूशन. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्मल पॉल्यूशन. व्हाट इज थर्मल पॉल्यूशन? थर्मल पॉल्यूशन होता है कि वो कंडीशन जिससे कि क्या हो रहा है कि जो वाटर है या लेक है उसका जो वाटर की इनहेरेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनहेरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर गेट इफेक्टेड. उसकी जो इनहेरेंट प्रॉपर्टीज हैं वाटर की, उसका जो टेम्परेचर है वो उसके ऊपर असर पड़ रहा है. और इसका मेन रीज़न क्या है? थर्मल पॉल्यूशन का मेन रीज़न है क्योंकि जो वाटर का इस्तेमाल जो एज अ कूलेंट की तरह होता है, वाटर यूज्ड एज अ कूलेंट इन पावर प्लांट्स और जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स होती हैं, वो वाटर का यूज़ एज अ कूलेंट की तरह इस्तेमाल करती हैं और उनका जो डिस्चार्ज होता है वो नॉर्मली लेक और पॉन्ड्स और ऐसी वाटर बॉडीज़ में होता है. तो होता क्या है कि इस वजह से जो इसका नॉर्मल टेम्परेचर है, जो वाटर का जो नॉर्मल रेंज है, वो इफेक्ट होती है. और उसकी वजह से क्या होता है, जो एक्वाटिक लाइफ जिसका जो एडप्शन है वो ये होता है कि वो एक जो वाटर की रेंज है उसमें ही वो उस जो इकोसिस्टम में एडेप्टेड है. तो अगर वाटर का टेम्परेचर चेंज होता है, सो देयरफॉर ये एक्वाटिक लाइफ है, जो फिशेज हैं और जो और ऑर्गेनिज्म हैं, वो अफेक्ट होते हैं. सो थर्मल पॉल्यूशन, इस कंडीशन को कहा जाता है थर्मल पॉल्यूशन. मीन्स कि जो वाटर के टेम्परेचर पे इफेक्ट आना. This situation is called the thermal pollution. So answer this question is D. Which one of the following is the infective stage of malarial parasite? First thing is that the malarial parasite is Plasmodium, and इसका जो लाइफ साइकिल है, जो मलेरिया पैरासाइट का लाइफ साइकिल है, ये अपनी इसकी जो लाइफ साइकिल है इसमें इसके दो होस्ट ये बनाता है, 2 होस्ट, दैट इज मेन एंड फीमेल एनोफिलीस. जिसमें मेन है इंटरमीडिएट होस्ट, इसको कहा जाता है इंटरमीडिएट होस्ट, और फीमेल एनोफिलीस को कहा जाता है डेफिनेटिव होस्ट और वेक्टर ऑल्सो. तो जो इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं वो होते हैं दैट मीन्स कि जहाँ पर ये जो पैरासाइट है इसकी 1 या 2 स्टेज का डेवलपमेंट होता है, दैट मीन्स असेक्सुअल डेवलपमेंट. वो 1-2 स्टेज अपने लाइफ साइकिल की पार करता है. और जबकि जो डेफिनेटिव होस्ट है, जैसे कि फीमेल एनोफिलीज, वो इसका डेफिनेटिव होस्ट है, वहां पर क्या होता है, जो पैरासाइट अटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी. दिस इज द डेफिनेटिव होस्ट. सो जब इसका लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है, दैट इज
मैन के अंदर ये जो प्लाज्मोडियम है, जो पैरासाइट है, इसका जो ग्रो होता है दैट इज ग्रो इन लीवर सेल्स में ये ग्रो करता है। उसके बाद ये जाता है आरबीसीज पे, आरबीसीज में ये फर्दर ग्रो करता है और मल्टीप्लाई करता है। तो जो इन्फेक्टेड जो जहाँ पे सिम्टम्स आने शुरू होते हैं बॉडी में, वो होते हैं वो इस ब्लड स्टेज पे। ये जो ब्लड स्टेज की, यहाँ काफ़ी सारी इसकी स्टेजेस हैं जहाँ डिफरेंट इसकी फॉर्म्स अपीयर होती हैं। तो उन स्टेज पे आके, ब्लड स्टेज पे आके सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, दैट मीन्स कि मलेरिया डिजीज़ के। सो इसी ब्लड स्टेज में एक गैमेटोसाइट्स, ये स्टेज को फीमेल एनोफिलिस पिक करती है एंड वहां पर आफ्टर 10 to 18 डेज के डेवलपमेंट के बाद फीमेल एनोफिलिस के सलाइवा में स्पोरोजॉइट्स पाए जाते हैं। दिस इज द इन्फेक्टिव स्टेज, क्योंकि यही स्पोरोजॉइट्स फीमेल एनोफिलिस के जो सलाइवा में पाए जा रहे हैं, जब वो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करती है तो यही एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होते हैं, go to the or transmitted to the healthy person through the saliva of the female anopheles. So infective stage is the sporozoites. So answer is A. Rainbows are produced when sunlight. Rainbow क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि रेनबो कब प्रोड्यूस होते हैं, दैट मीन्स कि उसका क्या फिनोमिनन है। इसको मैं यहाँ एक पिक्चर के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगी। दैट इज ये ज्यूम करिए कि ये एक ड्रॉपलेट है। तो व्हेन द सनलाइट कम्स, जब सन की लाइट इस पे पड़ेगी, दैट इज द सनलाइट, इट गोज थ्रू अ रिफ्रैक्शन। ये जो प्रोसेस यहां पर हुआ है, जैसे वो स्ट्राइक हुआ सरफेस पे, दैट इज द ड्रॉप, ये एक ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट। यहां पर जो होगा वो होगा रिफ्रैक्शन, बिकॉज जो सन की जो लाइट रे है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई है। यहां पर था एयर मीडियम और ये है वाटर। जब भी लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका जो प्रोपगेशन है वो बदलता है। तो यहाँ पर ये जैसे आप देख सकते हैं, लाइट जो रे आई वो उसका स्लाइट डेविएशन हुआ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन, इसे कहा जाता है रिफ्रैक्शन। देन इट अंडरगोज द रिफ्लेक्शन, यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, दैट इज द इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये जो प्रोसेस हुआ है ये वाला, इसे कहते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। इन दोनों टर्म में फर्क है, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन आर द टू डिफरेंट फिनोमिनन। फिर जब ये दोबारा इसकी आउटर सरफेस पे आती है, देन इट फर्दर अंडरगोज, क्योंकि यहाँ फिर से मीडियम बदलेगा। यहाँ सेम मीडियम था, इधर मीडियम डिफरेंट था, क्योंकि पहले एयर था फिर वाटर हुआ, जबकि यहाँ पर सेम मीडियम है। यहाँ फिर से ये वाटर से एयर में जा रही है, तो देयरफॉर फर्दर इट अंडरगोज अ रिफ्रैक्शन, लेकिन यहाँ जो ये प्रोसेस हुआ है इसको कहा जाएगा डिस्पर्शन। व्हाट इज डिस्पर्शन? डिस्पर्शन होता है डिस्पर्शन एंड डिस्पर्शन। व्हाट इज डिस्पर्शन? डिस्पर्शन होता है इज अ फिनोमिनन ऑफ रिफ्रैक्शन, लेकिन ये लाइट की जो वेवलेंथ होती है उस पर डिपेंड करता है। सो देयरफॉर यहाँ पर जो फिनोमिनन हुआ है उसको कहेंगे डिस्पर्शन। एंड माइंडेड की जो ब्लू कलर का है, ब्लू कलर की जैसे रेड, ब्लू, ये इसके सब स्पेक्ट्रम है, लाइट के पार्ट हैं, इन सब की वेवलेंथ अलग है। सो देयरफॉर डिफरेंट जितने भी कलर्स हैं उन सब का डिफरेंट डिस्पर्शन होगा। दैट इज व्हाई वी ऑब्जर्व्ड अ 7 बैंड ऑफ कलर इन रेनबोज। सो ब्लू लाइट का सबसे ज्यादा डिस्पर्शन होगा। तो देयरफॉर देयर इज अ रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड द डिस्पर्शन। Now come to the option. Incident on raindrop in the atmosphere is dispersed after suffering refraction and internal reflection. None of the given statement is correct. Incident on raindrop in atmosphere is dispersed after suffering refraction. Incident on raindrop is dispersed after
रिफ्लेक्शन. सो करेक्ट आंसर इज ए. जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में बताया, that is it undergoes the refraction, then processes internal reflection and then the dispersion. फिर dispersion हुआ. So answer is A in this case. That is A. Incident on the raindrop, पहले raindrop पर आके sunlight गिरी, उसके बाद क्या हुआ कि refraction हुआ, then the internal reflection, और उसके बाद dispersion. This is the answer. Catalytic converter are generally made up फ्रॉम द, जो कैटालिटिक कन्वर्टर होते हैं, दैट मीन्स जो कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज होती है, वो उनके अंदर कौन से एलिमेंट का यूज होता है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है. सो आंसर इज ट्रांजिशन मेटल. दिस इज द आंसर. बिकॉज जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं. दे शो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट. दैट मीन्स कि दे शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, देयरफॉर इनका जो यूज होता है वो कैटालिटिक कन्वर्टर में सबसे ज्यादा होता है. सो आंसर इज डी. इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ, अब इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम मीन्स जहां पर जितनी भी बायोटिक कम्युनिटी है एंड नॉन बायोटिक. एज द नेम सजेस्ट, बायोटिक क्या होता है? दैट मीन्स कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एंड अबायोटिक मीन्स कि वाटर, एयर, जितने भी जो नॉन लिविंग थिंग है उन सब का. तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम इज बायोटिक कम्युनिटी अलोंग विद द नॉन बायोटिक कम्युनिटी. जब ये एक साथ मिलकर वर्क करते हैं, वी कॉल्ड इट इकोसिस्टम. सो ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि इकोसिस्टम किससे मिलकर बना है? अब बायोटिक कम्युनिटी, अब पॉपुलेशन एंड इट्स नॉन लिविंग एलिमेंट. पॉपुलेशन, अबायोटिक कम्युनिटी एंड इट्स नॉन लिविंग एलिमेंट. सो आंसर इज दिस. क्योंकि इस ऑप्शन में देखो तो दैट इज कि यहाँ पे बायोटिक कम्युनिटी भी है एंड नॉन लिविंग एलिमेंट, दैट इज अबायोटिक कम्युनिटी. दोनों को इस ऑप्शन में लिया गया है. सो देयरफॉर आंसर इज डी. इन दिस केस दैट इज बायोटिक कम्युनिटी अलोंग विद इट्स अबायोटिक कम्युनिटी, दोनों को मिलाकर कहा जाता है इकोसिस्टम. सो आंसर इज डी. कंपटीशन ऑफ फूड, लाइट and the space is most severe in. फूड, लाइट और स्पेस के लिए कंपटीशन जो स्पीशीज में होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ ऑब्जर्व किया जाएगा? वो सबसे ज्यादा ऑब्जर्व किया जाएगा जहां पर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होंगी. क्यों? क्योंकि उनकी जो नीड होगी, जो उनके फूड को लेकर या उनके स्पेस को लेके या उनके और लाइफ स्टेजेस को लेके जो नीड होंगी वो नियरली सेम होंगी. सो देयरफॉर कंपटीशन वहीं ज्यादा होगा जब उनकी नीड सेम होंगी एंड ऑल्सो दे आर बिलोंग टू द सेम एरिया. सो अगर आप ऑप्शंस पे जाएं तो डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज ग्रोइंग इन डिफरेंट हैबिटेट, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ग्रोइंग इन डिफरेंट हैबिटेट, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ग्रोइंग इन सेम एरिया, डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज ग्रोइंग इन द सेम हैबिटेट. ये सारे ऑप्शंस में सिर्फ अलग अलग तरीके से इसका नाम लिया गया है. लेकिन अगर आप ऑप्शंस पे ध्यान दें, उसकी लैंग्वेज पे ध्यान दें, दैट इज द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज. जो क्लोजली रिलेटेड मीन्स जिनका कहीं ना कहीं कोई लिंक रहा है, दैट मीन्स उनकी रिसेम्बलेंस है उन स्पीशीज की, आपस में कहीं ना कहीं वो मेल खाती हैं एंड वो कहाँ ग्रो कर रही है? इन द सेम एरिया. सो ऑब्वियसली जब स्पीशीज जो कि आपस में एक कहीं ना कहीं उनमें सिमिलैरिटी है, उनकी नीड एक जैसी है और वो सेम एरिया में है, तो डेफिनेटली वहां पे फूड, लाइट और स्पेस के लिए कंपटीशन सबसे ज्यादा होगा. सो आंसर इज सी. पर्सन कैन जंप हायर ऑन मून सरफेस देन ऑन द अर्थ बिकॉज. यहां क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि अगर हम अर्थ पे जंप करते हैं, अर्थ सरफेस पे, और मून सरफेस पे जंप करते हैं, तो मून सरफेस पे जंप करने से ज्यादा ऊंचाई ली जा सकती है, दैट मीन्स और हायर जंप किया जा सकता है. वाई? इस क्वेश्चन का आंसर आता है ग्रेविटी पर, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी. तो जो अर्थ की ग्रेविटी है वो है, उसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द अर्थ ग्रेविटी. ये अर्थ ग्रेविटी की वैल्यू है, जी की वैल्यू. दैट मीन्स जो अर्थ पे गुरुत्वाकर्षण है अर्थ की सरफेस पे वो इतना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वाइल अगर
मून का देखा जाए तो वो अर्थ के मुकाबले 1/6 है। जो अर्थ का गुरुत्वाकर्षण है उससे भी छठवां पार्ट है, दैट मीन्स 6th पार्ट है। सो देयरफॉर जो मून के ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण है वो कम है, लेस ग्रेविटी, जो गुरुत्वाकर्षण है वो कम है। सो देयरफॉर जब भी वहां पे दैट मीन्स कि गुरुत्वाकर्षण कम है, देयरफॉर कि अब आते हैं ऑप्शंस पे। द मून हैज नो एटमॉस्फेयर, नो। द मून इज कूलर देन अर्थ, दिस, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। द मून सरफेस इज रफ, ये भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज द जी वैल्यू इन मून इज स्मॉलर देन अर्थ, यस, क्योंकि अर्थ के मुकाबले इसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो है 1/6। तो अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट मीन गुरुत्वाकर्षण कम है, सो देयरफॉर दिस इज द रीजन कि अगर कोई पर्सन वहां पर जंप करेगा मून सरफेस पे तो वो हायर जाएगा देन ऑन द अर्थ सरफेस। सो आंसर इज डी। रोटेशन ऑफ क्रॉप इज एसेंशियल। क्रॉप का रोटेशन, क्रॉप होती है मतलब फसल, जो खेती की जाती है उसमें रोटेशन का ध्यान दिया जाता है। जो अगर प्रीवियस में देखा जाए, जो मैन हिस्ट्री है उसमें प्रीवियसली भी देखा जाए, तो रोटेशन ऑफ अ क्रॉप इज अ कॉमन टूल। उससे क्या किया जाता था, उससे किया जाता था टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। दिस इज द आंसर। वो कैसे? वो ऐसे कि जैसे कि एक किसान ने अपने खेत में सीरियल्स बोए। सीरियल्स होते हैं मतलब गेहूं और चावल, ये इस तरीके से ये इसने रोप करे। लेकिन अब क्या होगा कि इसकी जो डिमांड है, जो ये सॉइल से लेगा, वो ये प्रोटीन कंटेंट जो जिसका नाइट्रोजन का कंटेंट है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो क्या होगा, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अगर दोबारा भी नेक्स्ट ईयर में भी सीरियल्स ही बोए जाएं, सो देयरफॉर क्या होगा, उस सॉइल के अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की उसके अंदर कमी हो जाएगी। सो इसलिए क्या किया जाता है, सीरियल्स के बाद मोस्ट प्रेफरेबली लेग्यूम्स, दैट मीन्स कि दालें, जो दाल होती है और या जो लेग्यूम्स होते हैं, बीन्स होती हैं, इनको जो इनकी फसल की जाती है। जिससे क्या होता है कि लेग्यूम्स में राइजोबियम होता है, इनकी जड़ों में राइजोबिया, ये राइजोबिया क्या करता है, इट फिक्सेस द नाइट्रोजन। सो देयरफॉर जो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी हुई थी, जो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी हुई थी ड्यू टू द सीरियल क्रॉप, उसको वो लेग्यूम की फसल पूरी कर देती है। सो मेन रीजन क्या है इसको ऐसा करने का, जिससे कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है, जो उसके अंदर जो मिनरल्स का जो बैलेंस है वो बना रहे। सो आंसर इज बी, दैट इज फॉर इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। दिस इज द आंसर। मैच द फॉलोइंग। There are some options, that is chlorophyll, nostoc, transpiration and rust of wheat. So chlorophyll का क्या काम है? Chlorophyll is the green pigment of the plant. It is the green pigment of the plant. So therefore इसका वर्क क्या होगा? It is used in the photosynthesis process, or we call it as a photosynthetic pigment, that is A. Nostoc. Nostoc क्या है? Nostoc है, this is they are the disotrops. This is the disotrops. Disotrops क्या होते हैं? ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और द ऑर्गेनिज्म which fixes the nitrogen, which fixes the atmospheric नाइट्रोजन को ये फिक्स कर देते हैं टू द यूजफुल फॉर्म इनटू द अमोनिया, यानी कि अमोनिया इज अ यूजफुल फॉर्म, दैट मीन्स कि उसका वो ज़्यादा उसका एब्जॉर्प्शन है और जो यूजेबल फॉर्म है नाइट्रोजन की वो अमोनिया है। सो देयरफॉर वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। दीज आर द वी कॉल दीज ऑर्गेनिज्म एज डाइसोट्रॉप्स। सो नॉस्टॉक इज
a diisotrope. It fixes the atmospheric nitrogen. Transpiration. Transpiration is loss of water from the surface. सरफेस के ऊपर से वाटर का लॉस होना, इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपिरेशन. सो करेक्ट मैच इज सी. रस्ट ऑफ व्हीट, इट इज अ प्लांट डिजीज, दैट इज दिस डी. So chlorophyll is a photosynthetic pigment, nostoc is a diisotrope, transpiration is a loss of water from the surface. इस प्रोसेस को सरफेस पे से वाटर के लॉस होने को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है. एंड रस्ट ऑफ व्हीट, इट इज अ प्लांट डिजीज. एफ्लाटॉक्सिन, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द फंजाई. ये एक, दीज आर द केमिकल कंपाउंड्स विच आर कैंसर कॉजिंग. ये कैन बी केमिकल कंपाउंड्स हैं एंड दे आर कैंसर कॉजिंग. और ये दो स्पीशीज जो हैं, जिनका मैं आपको अभी नाम बताने वाली हूं, दे प्रोड्यूसेस द एफ्लाटॉक्सिन्स. दे आर द एस्परजिलस flavinus and Aspergillus parasiticus. These are the two species जो कि एफ्लाटॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करती हैं. और ये क्या हैं? These are chemical compounds which are cancer causing. So answer is fungi. They belong to this kingdom. So answer is D. The green color seen in the firework display is due to the chloride salt of barium, that is BaCl2. क्लोराइड सॉल्ट जो ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जो फायरवर्क का जो पटाखे छोड़े जाते हैं उसके अंदर जो ग्रीन कलर जो दिखाई देता है वो किसकी वजह से है? वो है बिकॉज ऑफ द बेरियम क्लोराइड, क्लोराइड सॉल्ट ऑफ बेरियम. सो आंसर इज ए. And red color in the firework is due to the strontium carbonate. Yellow color is due to the sodium nitrate. And blue color is because of the copper chloride. एंड जैसे कि इस क्वेश्चन में बताया गया है, जो ग्रीन कलर होता है वो होता है बेरियम क्लोराइड की वजह से. ग्रीन कलर इन द फायरवर्क इज बिकॉज ऑफ द बेरियम क्लोराइड. सो आंसर इज ए. द पर्पस ऑफ चॉक इन फ्लोरोसेंट लैम्प. फ्लोरोसेंट लैम्प में चॉक का काम क्या है? तो फ्लोरोसेंट लैम्प और या जो आप ये जो रॉड टाइप जो ट्यूब्स देखते हैं, जो ट्यूबलाइट जो हमें रोशनी देती हैं, दिस इज द फ्लोरोसेंट लैम्प. इसमें जो चोक लगी होती है उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है टू डिक्रीज द करंट फ्लो, क्योंकि दिस इज द आंसर. फ्लोरोसेंट लैम्प में चोक का काम क्या है? फर्स्ट थिंग इज दैट फ्लोरोसेंट लैम्प में एक लगा होता है बैलास्ट. सबसे पहले जो एसी जो अल्टरनेटिंग करंट आता है वो यहाँ आता है, एसी करंट और द अल्टरनेटिंग करंट, दैट मीन्स पावर सप्लाई. फ्लोरोसेंट लैम्प में सबसे पहले बैलास्ट पे आती है. ये क्या करता है? ये पोर्शन करता है टू कंट्रोल करता है ये एसी करंट को. इट कंट्रोल द एसी करंट. देन इट कम्स टू द चॉक. अब ये पोर्शन चॉक क्या करता है? ये चॉक करता है कि इट डिक्रीजेस द करंट फ्लो, क्योंकि ये करंट फ्लो को डिक्रीज करता है, जिससे कि क्या होता है? डिक्रीज करंट फ्लो. तो इसका काम ये है कि ये करंट फ्लो को डिक्रीज करता है, जिससे कि जो फ्लोरोसेंट लैंप है वो शॉर्ट सर्किट से बच जाए. अदरवाइज क्या होगा कि ये लैंप ही बस्ट हो जाएगा. सो देयरफॉर बैलास्ट का फंक्शन क्या है? इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल एसी करंट जो आता है फ्लोरोसेंट लैंप में बैलास्ट पे आता है, उसका काम क्या है? इट कंट्रोल द एसी करंट. उसके बाद ये जाता है चॉक
पे, ये इस करंट को डिक्रीज कर देता है, करंट फ्लो को, जिससे कि इट प्रिवेंट द शॉर्ट सर्किट, इट प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट. So function of chalk is to decrease the current flow, that is D. Mercury and sodium street lamp light up because of, मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैम्प में क्या होता है कि दे हैव द हाई वोल्टेज. क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि इनका प्रिंसिपल क्या है, जो मरकरी और सोडियम का जो स्ट्रीट लैम्प होते हैं तो वो लाइट अप कैसे करते हैं, उनके पीछे क्या प्रिंसिपल है. So principle is this कि in lamps में first thing is that they have the high voltage. हाई वोल्टेज होने की वजह से जो सोडियम है वो उसको आयनाइज कर देता है, इट आयनाइजेस द सोडियम. सो देयरफॉर ये सोडियम बन गया सोडियम आयन में, कन्वर्टेड इनटू सोडियम आयन में. आयनाइज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना इन द ग्राउंड स्टेट. अब ग्राउंड स्टेट पे जब उसकी एनर्जी मिनिमम थी उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया सोडियम एटम में से, तो दैट मीन्स सोडियम एटम तो हो गया आयनाइज. और वो जो इलेक्ट्रॉन निकला, जो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला इन द ग्राउंड स्टेट, ये अब एक्साइट हो जाता है, गोज टू द हायर स्टेट. और यही इलेक्ट्रॉन जब वापस ग्राउंड स्टेट में आता है, दैट मीन्स ये यहाँ पर एमिशन होता है, दैट इज द एमिशन. क्योंकि पहले वो एक्साइटेड स्टेट में था जिसकी एनर्जी ज्यादा थी, अब वो ग्राउंड स्टेट में आया जहाँ पे एनर्जी कम थी. सो देयरफॉर देयर इज अ एमिशन. और किसका एमिशन हुआ है, इलेक्ट्रॉन का. इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से अपनी एनर्जी को रेडिएट करा है एंड ये पहले एक्साइटेड में था, वो ग्राउंड स्टेट में आया है. सो आंसर इज इलेक्ट्रॉन एमिशन. दिस इज द आंसर. और ये जो ट्रांजिशंस होते हैं, दैट मीन्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट, इनके कुछ रूल्स हैं, इनके कुछ सिलेक्शन रूल्स हैं. दे बेस्ड ऑन द क्वांटम थ्योरी. दिस इज अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री. क्वांटम थ्योरी में कुछ इसको करने के कुछ रूल्स बताए गए हैं जिनके अकॉर्डिंग ही ये ट्रांजिशंस होते हैं. दैट मीन्स अलाउड ट्रांजिशन आर वही ट्रांजिशन पॉसिबल्स होते हैं जो उन सिलेक्शन रूल्स को ओबे करते हैं. So answer is electron emission. Apparent weight of a man in a lift is less than the real weight. यहाँ क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जो apparent weight है, that means जो weight महसूस होता है in a lift is less than the real weight, वो actual weight से कम होता है. कब? अगर आप अपने डेली लाइफ के एक्सपीरियंस से भी देखें तो जब हम लिफ्ट में ट्रेवल करते हैं तो जब लिफ्ट नीचे की तरफ आती है, तो हम एक हल्कापन महसूस करते हैं. दैट इज द एपरेंट वेट. वहां हमारा वेट तो रियल वेट जो था वो वही का वही है, लेकिन एपरेंट वेट का मतलब है कि वहां पर ग्रेविटी का, दैट मीन्स जी का क्या इफेक्ट हुआ है. दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ जी और द ग्रेविटी ऑन द पर्सन, ये होता है एपरेंट वेट. तो यहाँ हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट इज लेस देन द रियल वेट व्हेन. ये वो कंडीशन, दैट मीन्स हमसे वो उस कंडीशन के बारे में पूछा गया है कि ऐसा कब होगा कि जब रियल वेट से एपरेंट वेट कम होगा. दिस इज द क्वेश्चन. तो मैंने यहाँ पे ये बताया कि एपरेंट वेट क्या है. एपरेंट वेट है मीन्स कि वेट पर और इस पर्टिकुलर पर्सन पे जी का, ग्रेविटी का कितना असर है. दिस इज द एपरेंट वेट. रियल वेट तो ऐसा कैसे रहता है, लेकिन एपरेंट वेट सिर्फ महसूस होता है. द लिफ्ट इज गोइंग डाउन विद यूनिफॉर्म स्पीड. द लिफ्ट इज गोइंग डाउन विद एक्सेलरेशन. द लिफ्ट इज गोइंग अप विद यूनिफॉर्म स्पीड. द लिफ्ट इज, दैट इज लिफ्ट, is going up with acceleration. तो lift is going down with acceleration. जब ऐसा होता है तो हमें भारहीनता, जिसे कहा जाए कि ऐसा महसूस होता है कि हम हल्के हो गए, हमारे वेट में कुछ कमी आ गई. दिस इज द एपरेंट वेट. वो ये फिनोमिनन होता क्यों है? बिकॉज जब हम स्टडी सरफेस पे खड़े हैं तो
फॉर एग्जाम्पल दिस पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ सरफेस, सो ये इसका जो फोर्स है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, वाइल यहाँ जो ये सरफेस है ये एक बैकवर्ड नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ एक्सर्ट कर रही है. सो दिस इज द फिनोमिनन. दैट मीन्स होता ये है कि जो नॉर्मल जो रियल वेट है वो ये वेट है, दैट इज द नॉर्मल फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द सरफेस. जो सरफेस जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है इस पर्सन पे, दिस इज द रियल फोर्स और द रियल वेट. तो अगर स्टडी है दैट मीन्स कि लिफ्ट जब नीचे की तरफ आएगी, व्हेन लिफ्ट इज गो डाउन, जब लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो उस वक्त ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से वो पर्सन पहले ऊपर की तरफ ही जा रहा था. सो देयरफॉर इट अपोजेस द डाउनवर्ड डायरेक्शन. जबकि लिफ्ट तो नीचे की तरफ आई लेकिन वो पर्सन ऊपर की तरफ ही जा रहा है. सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? दैट मीन्स जो जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में रहना पसंद करता है. सो पर्सन पहले ऊपर की तरफ था, वो ऊपर की तरफ ही जाना चाहेगा, और जबकि लिफ्ट आ रही है नीचे की तरफ. सो देयरफॉर लिटिल बिट यहाँ पर कॉन्टैक्ट हटता है बिटवीन द पर्सन एंड द सरफेस, के बीच में कांटेक्ट कम होता है. सो देयरफॉर अब जो सरफेस को जो नॉर्मल फोर्स से एक्सर्ट करेगी ऑन दैट पर्सन, दैट डिक्रीजेस. दैट मीन्स दिस नॉर्मल फोर्स इज डिक्रीजेस. ये रीजन है कि इस रीजन की वजह से हमें भारहीनता और एपरेंट वेट कम महसूस होता है देन द रियल वेट, जब लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है विद एक्सप्लोरेशन. सो आंसर इज डी. बायोडाइवर्सिटी is known as the ecosystem diversity. Biodiversity क्या है? Biodiversity means biological diversity. It means the biological diversities. That means कि जो different ecosystem है, that is a marine or terrestrial, all the aquatic life, वहाँ पर कितने तरीके के ऑर्गेनिज्म, कितनी स्पीशीज, कितनी वैरायटी ऑफ स्पीशीज, कितनी उनके अंदर वेरिएशन, ये सब एग्जिस्ट करता है. दिस इज द बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. सो इट इज ऑल्सो नोन एज द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. इकोसिस्टम होता है कि जो डिफरेंट लाइफ है, दैट इज अ टेरेस्ट्रियल लाइफ, एक्वाटिक लाइफ, मैराइन लाइफ, ये जो इकोसिस्टम्स है इनमें स्पीशीज का वेरिएशन क्या है, कितने तरीके की स्पीशीज, कितने तरीके के ऑर्गेनिज्म, उनके बीच में क्या उनके जो सिमिलैरिटीज क्या हैं और डिसिमिलैरिटीज क्या हैं, इन सबको कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी और द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. सो आंसर इज सी. द सबस्ट्रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज, यहां हमसे पूछा गया है कि फोटो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस, जिसको मैं अभी बताती हूं आपको कि ये क्या है, उसका सबस्ट्रेट क्या है, दैट मीन्स वो किस पे एक्ट करता है. So what is photorespiration? First thing is that it is a process in plant metabolism. Plant metabolism. और ये कहाँ होता है? इसके अंदर 3 ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट एंड सेकेंड इज पेरोक्सिसोम्स and mitochondria. These are the 3 organelles which are involved in the photorespiration. अब ये है क्या? इसका जो मेन प्रोसेस है वो ये है कि जब एंजाइम RuBisco, दिस एंजाइम एक्ट ऑन RuBP, दिस एंजाइम एक्ट ऑन RuBP, ये क्या करता है? दैट मीन्स कार्बोक्सिलेशन, carboxylation of RuBP. What is RuBP? RuBP is ribulose 1,5-biphosphate. This is the full name of RuBP. So इस RuBP का कार्बोक्सिलेशन जरूरी क्यों है? बिकॉज इट इज यूज, जैसे कि आप इस साइकिल में देख सकते हैं, जो RuBP का कार्बोक्सिलेशन है ये केल्विन साइकिल में यूज होता है. इट इज अ मेन कंपोनेंट, अ मेन पार्ट ऑफ अनदर साइकिल. सो फोटो रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होता है? इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस RuBpCO. RuBpCO, दिस इज द एंजाइम. ये एक्ट करता है RuBP पे और इट कॉजेज अ कार्बोक्सिलेशन, दैट मीन्स एडिशन ऑफ CO
to the RUBP, which is a substrate, which is substrate, which is not a substrate, which is a part of Calvin cycle. So therefore photo रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू कार्बोक्सिलेशन होता है RUBP का. अब जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसका सबस्ट्रेट क्या है, दिस इज अ फोटो रेस्पिरेशन साइकिल. इसका जो सबस्ट्रेट है वो है ग्लाइकोलेट. ये ग्लाइकोलेट के ऊपर एक्ट करता है एंड देयर इज अ होल साइकिल विच गोइंग ऑन एंड इट फॉर्म्स अ रुबिस्को. सो आंसर इज glycolate, that is C. Then come to the next question. The soft silvery metallic element which ionizes easily when heated or exposed to light and is present atomic clock. एटॉमिक क्लॉक के अंदर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एटॉमिक क्लॉक के अंदर कौन सा मेटेलिक एलिमेंट, किस एलिमेंट का यूज किया जाता है. फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज एटॉमिक क्लॉक. एटॉमिक क्लॉक का जो मेन की प्रॉपर्टी है वो ये है कि इट गिव द एक्यूरेट और द मोस्ट, वी कैन से दैट मोस्ट एक्यूरेट टाइम. इसका टाइम सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है एटॉमिक क्लॉक्स का. एंड ये एटॉमिक क्लॉक्स किस प्रिंसिपल पे काम करती हैं, ये काम करती हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पे. ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसीज होती हैं ये डिफरेंट रीजन में फॉल करती हैं. फॉर एग्जाम्पल माइक्रोवेव, ऑप्टिकल एंड यूवी, ये इन रीजन्स में फॉल करती हैं इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसको कि हमने एटॉमिक के जो वीडियो थे उनमें भी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये सब रीजन्स होते हैं, माइक्रोवेव, ऑप्टिकल, यूवी एंड द इंफ्रारेड. लेकिन जो एटॉमिक क्लॉक्स का जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी फॉल करती है, कहाँ जाके गिरती है, वो होती है या तो माइक्रोवेव रीजन में या ऑप्टिकल में या यूवी में. सो मेन थिंग इज दैट कि ये जो इनका टाइम होता है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है. और इनके अंदर नॉर्मली जो एलिमेंट यूज किए जाते हैं वो यूज किए जाते हैं कैल्शियम, रुबिडियम एंड थैलियम. These are the element which are used in the atomic clocks. So answer, जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, कैल्शियम. So answer is C. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, इसे अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं जिससे ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सके. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. दिस इज अ करंट अफेयर पेज, दिस इज अ करंट अफेयर ग्रुप जहां अपनी क्यूरीज डाल सकते हैं. हमारे एक्सपर्टीज डेफिनेटली सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प करेंगे. इन सब के लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकते हैं. थैंक्स फॉर लिसनिंग मी.